अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फ़िट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई जब से लॉस वाली वीडियो बनाई है उसके बाद जो नई वीडियोस थी वो मैंने अपलोड नहीं करी। उसका कुछ रीज़न था कि भाई मैं सारी चीज़ें क्लियर करके किसी जगह पर आ गया था और मैंने सोचा कि आज कुछ चीज़ें ज़रा गुफ्तगू करते हैं, कुछ चीज़ों का आइडिया लेते हैं, कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं मज़ेदार वाली। तो सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं किस जगह पर मौजूद हूँ, क्या हिसाब किताब है, उसके बाद डिटेल्स देंगे। तो भाई अभी जो मौजूद है ना वो मौजूद हैं एक लेयर फार्म के ऊपर। आसपास तो आपको दिख रहा होगा या कुछ भी नहीं है, जंगल है, कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। तो उसका रीज़न सारा ये है कि भाई लेयर फार्म की वीडियोस जो मिलेंगे ना आपको वो मिलेंगे कुछ टाइम के अंदर। बिल्कुल सामने आपको अगर दिख रहा हो तो ये बिग डचमैन का साइलोज़ लगा हुआ है जहाँ से फीड आगे जाती है। और ये जो है ना ये एक लेयर फार्म है जहाँ पे आपको ब्राउन कलर का पैड दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा एक लेयर फार्म है। इसके ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, इसके बराबर में एक है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। पर अभी जो सीन है ना, अभी सीन ये है कि भाई अभी जो है अभी मौजूद हैं इस फार्म पे, यानी कि कुछ टाइम के लिए। बता दूं क्यों मौजूद हैं भाई। मौजूद सिर्फ इसलिए हैं कि तकरीबन अगले 1 महीने के लिए मैं यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए हूँ। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है, हल्का सा शोर आ रहा होगा, हुलिया भी थोड़ा सा आपको थका हुआ लग रहा होगा। उसका रीज़न सारा ये है कि मुझे यहाँ पे तकरीबन 8-10 दिन हो गए, आज 11 दिन हो गए बेसिकली। और वीडियोस जो आप देख रहे थे वो मैंने पहले ही एडिट करके रिकॉर्ड करके रखी हुई थी। जैसे मैं यहाँ पर आया तो मैंने अपलोड करना शुरू कर दी। तो भाई सीन सारा ये है कि यहाँ पर जो है ना, हम यहाँ पर समझ लें कि तकरीबन 1 महीने की इंटर्नशिप है। और उसके अलावा इंटर्नशिप का बेसिक पर्पस क्या है? इंटर्नशिप का बेसिक पर्पस ये है कि बेसिक जो आप फील्ड को लर्न करते हो, किस तरीके से काम करते हो, ये सारी चीज़ें सीखने की हैं। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ तो भाई यहाँ पे जो शेड्स है ना वो फुली ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक, फुली कंट्रोल्ड। यानी कि सपोज़ कर लेते हैं ना कि यहाँ पे तकरीबन जो बर्ड्स की कैपेसिटी है वो नियरली अराउंड 5 लाख बर्ड्स है, ठीक है। और उसके अलावा वो जो एरिया मैंने आपको दिखाया बिल्कुल सामने वाला एरिया, वो था प्रोडक्शन एरिया। वहाँ पे यूनिफॉर्म के बगैर हम लोग अलाउ नहीं है। वहाँ के जो अपने लेबर है वहाँ के, उनके लिए भी एक खास स्पेसिफिक क्लोथ है, एक यूनिफॉर्म है, लेकिन हम लोग जो है ना वो इस यूनिफॉर्म के अंदर ही है। इसके अलावा जो है ना अभी तक हम अलाउ नहीं है। और ये जगह जो आप देख रहे हो पीछे की सारी खाली पड़ी हुई है, यहाँ पर भी जो है ना एक शेड बनने की तैयारी चल रही है, काम वाम चल रहा है, चीज़ें सीधी विधी हो रही है। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह एक शेड और भी बन रहा है इनका यहाँ पे। तो खैर मैंने आपको अपना पर्पस बताया कि भाई हम लोग किस पर्पस से यहाँ पर मौजूद हैं। हम सिर्फ इसलिए मौजूद हैं कि इंटर्नशिप करनी है कुछ टाइम के लिए, कुछ चीज़ों को सीखना है और कुछ चीज़ों को बताना है। और वक्त के साथ साथ वीडियोस आपको मिलती जाएंगी यहाँ की। ज़रा मैं आपको फार्म का ओवरव्यू दूँ तो भाई ये फार्म जो है ना वो तकरीबन जो इसकी कैपेसिटी है वो नियरली 5 लाख बर्ड्स है। अगर मैं आपको बताऊँ तो तकरीबन हर शेड के अंदर 85,000 के करीब बर्ड है। किसी में 81 है, किसी में 85 है, किसी में 86 है। इस तरह करके शेड टू शेड, बर्ड टू हेल्थ या उसकी एज के हिसाब से वेरी करता है। जैसे बात है जितना बड़ा बर्ड होगा उतनी मोर्टेलिटी उसमें ज़्यादा हो चुकी होगी, लेकिन एवरेज शेड साइज़ जो है वो 80 to 85,000 के बीच में। और तकरीबन 6 शेड्स हैं और सब के सब फुली आउट कंट्रोल्ड हैं। फुली कंट्रोल्ड से क्या मुराद है कि आप लोगों ने शायद ब्रॉयलर फार्म्स देखे होंगे, मेरी वीडियोज़ में देखे होंगे, जो कंट्रोल्ड थे और जिसके अंदर एक तरफ पैड था और एक तरफ जो था वो था फैंस होते थे, टेम्परेचर कंट्रोल होता था। यहाँ पे क्या चीज़ ऑटोमेटिक है? यहाँ पे सारी एग की कलेक्शन ऑटोमेटिक है। यहाँ पे सारे के सारे जो पानी है, वो पानी जो जाता है बट को, वो ऑटोमेटिक है। यहाँ की सारी फीडिंग ऑटोमेटिक है। यहाँ की जो केजेस है उनकी सारी सफाई ऑटोमेटिक है। और यहाँ तक के यहाँ पे जो मैं आपको बताऊं जो लाइटिंग है ना वो भी ऑटोमेटिक है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटिक। इस तरह की सिचुएशन है, यानी कि आपको बताऊं ना हर चीज़ ऑटोमेटिक है। और इतना ज़्यादा प्रॉपर ये शेड बने हुए तकरीबन 11 दिन के अंदर। जो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करी, जो मैंने आपको सोचा कि आपको बताऊं कि जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए अगर आप लोग फार्मिंग करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ भाई ये है कि यहाँ पर जो है वो क्या है, सफाई का इतना ज़्यादा ख्याल रखा जाता है ना कि शायद आपका अंदाज़ा होगा। उसका रीज़न मैं आपको बताऊं तो देखो सामने जो दिख रहा है ना बिल्कुल ये कमर्शियल फार्म बना हुआ है और आगे भी इतने सारे कमर्शियल फार्म बने हुए हैं। इस तरह है कि फार्म की जो बायो सिक्योरिटी है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे मल्टीपल एज का बर्ड्स है तो पॉसिबल है कि मल्टीपल टाइप के बैक्टीरियाज भी होंगे, पैथोजेंस भी होंगे। जैसे कि आपको अगर पता हो कि हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर जो छोटे बच्चों का, जो इन्फेंट्स का होता है वो अलग आईसीयू होता है और जो बड़ों का होता है वो अलग होता है। क्यों? क्योंकि जो बड़ों के जो इश्यूज़ होते हैं, जो वायरसेस या जो पैथोजेंस होते हैं वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, इसलिए बच्चों को बिल्कुल ही आइसोलेट किया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि बड़ों के साथ आईसीयूज़ के अंदर उसके बिल्कुल साथ में या बिल्कुल एक ही रूम के अंदर उनके भी आईसीयू है, कुछ भी इस तरह की चीज़ों थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखा जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो बर्ड्स है वो छोटा बर्ड है, उसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन जो बड़ा बर्ड है उसके वैक्सीन भी ज़्यादा हुई हुई हैं, उसके इम्यूनिटी भी थोड़ी डाउन है। तो थोड़ी ज़्यादा नहीं कि या तो कम होगी ज़्यादा होगी तो इश्यूज़ आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बायो सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स हैं। अगर मैं आपको एक बात बताऊँ जो मैंने ज़िंदगी में सीखी है, अभी तक फार्मिंग में मुझे नहीं पता था वो क्या होती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो लेयर शेड है
यहाँ पर जो एक शेड है उसकी रूटीन मैं आपको खाली समझाता हूँ। तो भाई उसकी रूटीन क्या, इंशाल्लाह व्लॉग में देखोगे आप। अभी इन जनरल मैं सोचा कि चलो थोड़ी सी डिस्कशन हो जाएगी और कुछ एक आइडिया वाइडिया हो जाएगा, हम और आप गुफ्तगू करेंगे थोड़ी सी। तो भाई उसकी अगर आपको रूटीन बताऊँ तो समझ लें कि एक जो नॉर्मल शेड है उसकी, समझ लें सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो उस टाइम पे पूरे शेड का एक अच्छे से किसी डिसइंफेक्टेंट से पोछा लगता है, यानी कि उसकी वॉशिंग होती है। डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन एक ख़ास किस्म की क्या, नॉर्मल किस्म की बाल्टी होती है, उसमें एक ख़ास किस्म की क्वांटिटी डालते हैं डिसइंफेक्टेंट की, और उससे जो है फिर क्या कहते हैं पूरे शेड में अच्छे से उसको सारी जितना भी फ्लोर है वो वॉश करते हैं। शेड के एरिया अगर मैं आपको बताऊं तो 48 फीट बाय 400 फीट है, इतना ज़्यादा लंबा स्पेस है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो पीछे जितनी जगह दिख रही है ना, इससे बड़े बड़े शेड्स हैं यहाँ के जो शेड्स हैं ना। अब इतने बड़े शेड के अंदर जब पूरे में वो पोछा लगाते हैं तो तकरीबन 7 से 8 बंदे लगाते हैं। उसके बाद उनका काम क्या होता है, उनका अगला काम ये होता है कि उन्होंने हर केज में चेक करना है कि कोई बर्ड लंगड़ा मरा हुआ बीमार तो नहीं है। इनकेस अगर कोई बर्ड लंगड़ा मिलता है या बीमार मिलता है या थोड़ा सा सुस्त लगता है, वो उसको कलेक्ट करेंगे, उनका ये काम हो गया। उसके अलावा इनकी जो रूटीन में है वो ये है कि अगर कोई बर्ड बीमार है तो उसको फ़ौरन दिन में 2 दफ़ा सॉर्टिंग होती है, और सम टाइम तो इससे भी ज़्यादा होती है, पूरा पूरा दिन लगे रहते हैं वो लोग। वो सॉर्टिंग में क्या करते हैं कि जितना भी बर्ड लग रहा है ना ढीला बीमार, उसको या तो अलग करके रखेंगे कि वहाँ पे उसकी एक्स्ट्रा केयर की जाए, और इनकेस अगर लगे कि उसकी सिचुएशन ख़राब है तो उसको शहर से बाहर जाकर रख देंगे किसी ऐसी जगह पे कि जहाँ पे वो दूसरों को तंग ना करे। उसके अलावा मैं आपको अगर बताऊँ तो भाई यहाँ पे जो सबसे हैरान कुन वाली चीज़ थी ना, जो इसको देख के मैं हैरान था, मैं सोच रहा था यहाँ पे जो बर्ड है वो स्ट्रेस फ्री है। स्ट्रेस फ्री किस तरह मैं आपको समझाऊँ तो जैसे कि ना उसके पास वेदर का स्ट्रेस है, ना उसके पास फीड का स्ट्रेस है। फीड उसको दिन में 4-5 दफ़ा मिलती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कंट्रोल है। तो मैं सोचा था कि वहाँ पे इनको तो वाइटामिन वगैरह की, स्ट्रेस वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो भाई सिचुएशन ये है कि यहाँ पर अगर मैं आपको खाली एक अच्छी बायोसिक्योरिटी रूटीन बताऊँ तो यहाँ पर जो है वो इतनी ज़्यादा बायोसिक्योरिटी है कि जो वो है वो जो मैनेजमेंट है वो इतनी अच्छी है कि यहाँ पे तकरीबन 15 दिन भी समटाइम अच्छे वाइटामिन, स्ट्रेस रिलीज, इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि बर्ड का स्ट्रेस लेवल कम से कम हो। जब इतना बड़ा बर्ड है, यहाँ पे जो मोर्टेलिटी है ना डेली की, मैं आपको अगर बता सकता ना, काश मैं आपको बता सकता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता, जो यहाँ के प्रोटोकॉल्स के ख़िलाफ़ हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं आपको कंपोजिशंस नहीं बता सकता कौन सी यूज़ हो रही हैं, एग्जैक्ट मोर्टेलिटी नहीं बता सकता, एग्जैक्ट प्रोडक्शन नहीं बता सकता, एग्जैक्ट फीड कितनी इस्तेमाल हो रही है ये नहीं बता सकता, कौन सी ब्रीड है। तो कुछ डेटा भाई मेरे लिए रिस्ट्रिक्ट है, और मैं कोशिश करूँगा कि जब मैं इनके पास हूँ, इनकी पास तकरीबन महीना हूँ, इनकी केयर के अंदर हूँ, ये ऐसे बातें ये लोग मुझे गाइड करेंगे, समझाएंगे चीज़ें। और इनका एक हिसाब से देखा जाए तो शुक्रिया, थैंक्स कि भाई ये लोग इतना टाइम देके मुझे समझा रहे हैं। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इन रिटर्न के मैं जो इनके प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करूँ। तो इसी वजह से अभी वीडियोज़ भी आपको नहीं दिख रही इंशाल्लाह ताला, जब मैंने बना ली है। लेकिन अगर यहाँ से ओके होगा तो वो वीडियोज़ आपको दिखेंगी, वरना वो वीडियोज़ पता नहीं कहाँ दिखेंगी आपको, मुझे नहीं पता। मैंने रिकॉर्ड तो कर लिए हैं व्लॉग्स, पर इनके हिसाब से चीज़ें चलेंगी। तो मैंने आपको बताया कि वाइटामिन्स वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एक चीज़ जो मेरे लिए हैरान कुन थी यहाँ पे भाई, वो ये है कि यहाँ पे एंटीबायोटिक का यूज़ ना होने के बराबर है। लिटरली भाई मैं यहाँ से 11 दिन में हूँ, मैंने 11 दिन में एक दिन भी कोई एंटीबायोटिक चलती हुई नहीं देखी। 11 दिन में या तो मल्टीविटामिन चलते हैं, या फिर स्ट्रेस रिलीज की मेडिसिन चलती हैं, या फिर इम्यून बूस्टर्स चलते हैं। ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो सप्लीमेंटेशन है, उस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। और शेड में आप साफ लगा सकते हो कि कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं आपको खाली हिंट देता हूँ, क्या पता आप लोग कैलकुलेट कर सकें। मैं आपको हिंट देता हूँ कि भाई आजकल के टाइम में जो एक बर्ड की लेयर की कॉस्ट है वो तकरीबन 1700 से 1800 है, ठीक है। और यहाँ पे 5 लाख बर्ड है। तो ज़रा कॉस्टिंग करके कमेंट में मुझे बताएं, देखते हैं आप में कितने लोगों की कॉस्टिंग अच्छी है कि खाली बर्ड जो है वो कितने का है। जबकि इस जगह के ऊपर मैं आपको बताऊँ ना, खाली बर्ड की कॉस्ट नहीं है, बर्ड की कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं उसके सामने। असल कॉस्ट जो है वो है मशीनरी की, जो मशीनरी यहाँ पर यूज़ हुई है। यहाँ पर जो मशीनरी यूज़ हुई है ना भाई, वो हुई है बिग डचमैन की। जगह जगह आपको बिग डचमैन की ब्रांडिंग दिखेगी, चिल्ला चिल्ला के मशीनें बता रही हैं कि हम बिग डचमैन के हैं। बिग डचमैन जो है वो एक जर्मन कंपनी है, और वो बेसिकली करती क्या है, मशीनें स्पेशलाइज है इसके अंदर। यानी कि यहाँ के जो कंट्रोल पैनल है उसको, सारे कंट्रोल पैनल, सारी मशीनरी, सारे फीडिंग के साइलो, सारे फैंस वगैरह सब कुछ बिग डचमैन के, वो लोग खुद इंस्टॉल करके गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको ज़रा स्ट्रक्चर समझाऊँ कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अगर कोई ज़्यादा मसला आ जाता है, यानी कि कोई इस तरह का इशू होता है जो यहाँ का मैकेनिकल डिपार्टमेंट सही नहीं कर सकता, तो उसके लिए भाई अलग से जर्मनी से लोग आते हैं इस मशीन को सही करने के लिए। जो इनके बाप है मशीन के, वो लोग आते हैं, वो आके चेक करते हैं क्या चीज़ें हैं। क्योंकि देखें एक रूम है, उस रूम से आपने सेट कर देना भाई मेरे पास इतने बर्ड्स हैं, उन बर्ड्स को इतनी फीड देनी है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास
85,000 बर्ड है और मैंने 85,000 को 80 ग्राम पर बर्ड फीड देनी है। तो भाई वो उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसने 85,000 बर्ड को किस तरीके से 80 ग्राम फीड देनी है। आप बोलोगे मेरे पास जो बर्ड है ना उसके जो पानी की इनटेक है वो इतनी होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल 190 ml होनी चाहिए पर डे की, तो वो खुद मैनेज करेगा कि आप उसने अपने हिसाब से बर्ड्स को पानी देना है, अपने हिसाब से उसको वेंटिलेशन देनी है, उसने उसका एयर फ्लो चेक करना है, उसने उसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है, उसने उसका एयर फ्लो, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट खुद मैनेज करनी है। तो इतनी ज़्यादा हाईटेक चीज़ों को मैनेज करने के लिए तो ना जाहिर सी बात है आपको एक स्पेशलाइज़ किस्म के लोग चाहिए। तो स्पेशलाइज़ जो मशीनरी इसी वजह से वो जर्मन मेड है, लोकल मेड नहीं है, और अभी तक तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर है। और मैं आपको इन जनरल बताऊं, इस वीडियो को एंड कर देते हैं, बहुत हो गई फार्म की बातें। मैं आपको इन जनरल बताऊं यहाँ का जिस तरीके से काम हो रहा है वो किस तरीके से होता है। यहाँ पर एक बेसिकली एक फार्म की मैनेजमेंट तो है ही है, उसके ऊपर भी ऐसा बात है एक पूरा वो होता है, एक हायरार्की होती है कि ऊपर डॉक्टर्स होते हैं, फिर असिस्टेंट डॉक्टर्स होते हैं, फिर सुपरवाइज़र होते हैं, फिर असिस्टेंट सुपरवाइज़र होते हैं, उससे पहले फोरमैन होते हैं, फिर उसके बाद सीनियर लेबर, जूनियर लेबर, फिर उसके अलावा खाली वैक्सीन के लिए लेबर। इस तरह के लोगों की डेजिग्नेशन है, एक लंबा चार्ट है, इंशाल्लाह किसी दिन बताएंगे आपको, आप लोग बोलोगे तो। उसके अलावा भाई यहाँ पर एक प्रॉपर डिपार्टमेंट मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, और उसके अलावा जो सैनिटरी वर्क होता है उसका, उसके अलावा पेंट चल रहा है अंदर, तो कुछ लोग उसके खाली पेंट के लिए डेजिग्नेट है। अगर मैं आपको खाली बताऊं कि यहाँ पे जो गार्डनिंग है, अभी तो आपको पूरा जंगल दिख रहा है मेरे पीछे, लेकिन इन जनरल में अगर आपको बताऊं कि यहाँ पे जो गार्डनिंग होती है उसका एक पूरा अलग डिपार्टमेंट है। और यानी कि उसमें समझ लें कि अच्छे खासी जो गार्डनिंग वाले लोग होते हैं, जो माली होते हैं, उन्होंने पूरा गार्डन मेंटेन किया हुआ है, बहुत खूबसूरत मेंटेन किया हुआ है। आई होप कि मुझे यहाँ से अलाउ हो जाए कि मैं वीडियोस आपको दिखा सकूँ, तो भाई पर्सनली आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। और मेरा आने का रीज़न क्या था भाई, मेरा तो यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटर्नशिप है अगले 4 महीने, तो इस महीने हम यहाँ है, अगले महीने पता नहीं कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ पर भी होंगे वहाँ की भी आपको अपडेट देंगे इंशाल्लाह ताला। तो तकरीबन समझ लें कि 1 महीने बाद ही घर जाना होता है, बीच में अगर चक्कर लगा तो शायद बाई चांस लगे तो आपको बताऊँगा मैं। लेकिन अभी सिचुएशन सारी ये है कि इस तरह की मैनेजमेंट चल रही है यहाँ पर और इस लेवल की क्वालिटी का काम हो रहा है। तो वो लोग जो इस काम को छोटा समझते हैं और वो ये समझते हैं कि यार इस काम को तो स्टार्ट करने के लिए आपको छोटी इन्वेस्टमेंट डील वाले लोग करते हैं, जिसके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो वो ये काम नहीं करेगा, तो वो बेवकूफ़ है भाई। इस काम को स्टार्ट करने के लिए जितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, वो बहुत कम भी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी चाहिए। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आप कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो तो आप 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप 1000 करोड़ रुपए से ये काम शुरू करो तो 1000 करोड़ रुपए से भी काम चल सकता है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और ये जो ग्रुप है ना, बेसिकली ये ग्रुप का नाम तो रिवील नहीं कर रहा आपको, लेकिन समझ लें कि इस ग्रुप का ये हिसाब है कि अभी जो है उनकी खाली ये आपको लेयर फार्म दिखा रहे हैं, उनके ब्रॉयलर फार्म्स हैं, उनकी हैचरी है, उनका जो है फीड मिल्स है, और सब चीज़ें एक से बढ़कर एक हैं। लिटरली मेरे हिसाब से कराची में इनसे बेहतर फ़िलहाल कोई नहीं है, जहाँ तक का मेरा ख़्याल है। जाहिर सी बात है किसी और कोई चीज़ देखेंगे तो क्या पता उसको हम बोलेंगे वो बेहतर है, लेकिन अभी तक जो जो चीज़ें मैंने विज़िट करी है मेरे हिसाब से भाई ये सबसे बेहतर है। इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी हमने अंदर जाके देखी हैं, कुछ चीज़ें देखी हैं जो बाहर से देखी हैं, अब उनका नहीं अंदाज़ा, लेकिन क्या पता उनको देखें तो अंदाज़ा हो जाए। लेकिन भाई ओवरऑल मेरे हिसाब से ये जगह जो है ना, लिटरली भाई जो लोग फार्मिंग करने का सोच रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये जगह जन्नत होने वाली है। और ये वीडियोज़ जो है मेरी, वो आप लोगों ने सिर्फ कोशिश करनी है, थोड़ा सा वेट करना है कि होपफुली मुझे यहाँ से परमिशन मिल जाए तो मैं वीडियोज़ को रिलीज़ करना शुरू करूँ। बिल्कुल सामने आपको एक घी की मिल दिख रही है, यहाँ पे घी बनता है। बेसिकली मैं इस टाइम पे घारों में मौजूद हूँ, और घारों आपको पता है कराची से कितना दूर है, तकरीबन 1.5 घंटे की दूरी पर है। फैज़ जो है, फैज़ भी इंटर्नशिप के लिए निकला हुआ है। फैज़ कहाँ पर है वो खुद बताएगा, मैं नहीं बता रहा अभी। जैसे बात उसका अपना सरप्राइज़ अपनी ऑडियंस के साथ रिवील करे ना करे, उसका फ्लॉग सेल आउट हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी जो सोचा मैंने आपको बताऊं, दिखाऊं और उसके अलावा आपको समझाऊं। तो माशाल्लाह से वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगे, और इंशाल्लाह ताला हमें यहाँ पे इजाज़त मिल जाएगी तो हम आगे काम भी करना शुरू करेंगे। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने अहल वाले का ख्याल रखेगा। साथ में अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए भाई आप मुझसे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे गिवन है। और उसके अलावा मैं बताऊं, मैं यहाँ पर अभी तक चिल इसलिए हूँ कि एक टाइम के बाद मुझे यहाँ पे छुट्टी मिल जाती है। अब मैं फ्री हूँ और यहाँ पे सबसे अच्छी बात पता है क्या, कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। फॉर एग्जांपल बंदा घर पर होता है या कहीं बाहर होता है, शहर में होता है, तो शोर शराबा, इतनी टेंशन, सब चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे बगैर एसी के अच्छी ज़िंदगी गुजरती है। ओपन एरिया, बहुत अच्छा मॉल है। उसके अलावा मैं फोकस होकर अपने कोर्स पे काम कर रहा हूँ भाई। 11 दिन के अंदर आपके भाई ने 16 वीडियोस कोर्स की बना ली है, और मेरा टारगेट है कि मैं 40 to 50 वीडियोस कंप्लीट करूँगा कोर्स की। यानी कि भाई इसके बाद इस कोर्स की फ़ीस बढ़ जाएगी। उसका रीज़न सारा ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल पुट कर दिया मैंने, बहुत सारी चीज़ें डिलीट करी, उनको नए नए ऐड करता जाऊँगा, और आप हर हफ्ते देखेंगे कोर्स के अंदर इंप्रूवमेंट आती जाएगी। तो जो कोर्स बाय करना चाह रहे हैं उसके लिए गोल्डन टाइम है। इंशाल्लाह ताला कुछ टाइम के बाद फ़ीस हम उसको बढ़ाएंगे। उसका रीज़न ये है कि देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने ऐड करी हैं। कंसल्टेशन के चार्जेस आपको पता है बढ़ चुके हैं,
यानी कि खाली कोर्स जो है वो 2500 का है, साथ में अगर हमसे कंसल्टेशन भी लेना चाहता है तो फिर वो 4000 में पड़ेगी। तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन भाई वर्थ इट है। अगर एक बंदा आपको फील्ड का डायरेक्ट आके टाइम दे रहा है और इतनी चीज़ें आपको उसको पता है कि आपको लग रहा है कि भाई कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसका सिर्फ फार्मिंग का एक्सपीरियंस है, एक ऐसा बंदा है जो इंडस्ट्री के साथ साथ उससे भी कनेक्ट है, यानी कि किसी एजुकेशन से या किसी डिपार्टमेंट से या फिर डिग्री है बेसिकली उसके पास, जिसने 4 साल डिग्री लगाई है, तो वो ज़ाहिर सी बात है फील्ड से बेहतर होगा। और उसके अलावा भाई अगर किसी को लगता है कि मुझसे बेहतर कोई बंदा है तो कमेंट करके बताएं मुझे, और वो इस सस्ते में गाइड करे आपको इस अमाउंट के अंदर, यानी कि 2500-4000 रुपये में आपको कोई बंदा मिल जाए डायरेक्ट, तो मैं गारंटी कह सकता हूँ नहीं मिलेगा। एम क्या है? एम ये है कि भाई आप लोगों को कम अमाउंट के अंदर, यानी कि सस्ते हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें, समझ सकें, और हर कोई आदमी जिसके लिए अफोर्डेबल जो काम करना चाहता है वो इसको अफोर्ड कर सकता है। और वही बताऊँ मैं, अगर कोई फार्म पे हम इंटर्नशिप क्या कहते हैं कहीं कंसल्टेशन देते हैं तो सिंगल फार्म की पर बर्ड 10 रुपये कंसल्टेशन होती है। सपोज़ अगर किसी के पास 3000 बर्ड्स का फार्म है तो 10 रुपये के हिसाब से हमारे 30,000 रुपये पर मंथ बन जाते हैं। लेकिन ये है कि भाई उससे ज़्यादा मेरा फोकस ये होता है कि मैं इस पे काम करूँ, इस पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर कर सकूँ। और जैसे बात है कि पैसे तो बंदे कमा ही लेता है, लेकिन ये है कि इसमें कवर ज़्यादा हो रहा है। तो खैर ये मेरा हिसाब किताब है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, और जिनको चूरन लग रहा है वो मत बाय करें, जिनको लग रहा है कि नहीं यार वर्थ इट है वो बाय करना चाहे तो वो बिल्कुल बाय करें। इंशाल्लाह ताला वर्थ इट रहेगा, अल्लाह ने चाहे तो बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने हेलो एल का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।